आज के लेक्चर में आपका स्वागत है और आज स्टैटिस्टिक्स के इस लेक्चर में हम एक नई कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। जैसे इसके पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन और मोड को स्टडी किया था हमने। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी मेजर्स हैं उनको एक एवरेज उनका निकाल के और किस तरीके से जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है डेटा का, उससे हम स्टैटिस्टिकली जो डेटा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट स्टडी में ये देखा था। आज हम देखेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अब प्रश्न ये है कि जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी देख रहे हैं, जो मीन, मीडियन, मोड है या जो डेटा का एवरेज निकालने की बात है, तो फिर ये मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? एवरेज जब हम निकालते हैं किसी डेटा का, तो कई बार वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता है पूरे डेटा को, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्कोर्स का वहाँ पर, उसमें वेरिएशन पाया जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे ए डेटा और बी डेटा है और हमने उसका मीन निकाला, तो जो मीन है ए और बी का वो सेम है, लेकिन डेटा जो है वो मीन से डिविएट कर रहा है, यानी कि डेटा में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी डेटा का वेरिएशन है उसको भी हम ऑब्जर्व करें, और उसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी है वो समझना और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को समझना ज़रूरी है। अब इसलिए देखेंगे कि वेरिएबिलिटी क्या है। तो वेरिए
वेरिएबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, तो वेरिएबिलिटी क्या है ये देखना और उसके साथ ही साथ फिर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को समझना। तो वेरिएबिलिटी को मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो भी वेरिएशन पाया जा रहा है, जो भी ग्रुप है, उसमें जो स्कोर्स मिले हुए हैं, उसके बीच में जो वेरिएशन है, उसको हम वेरिएबिलिटी के फॉर्म में देखते हैं। जब हम एवरेज की बात करते हैं, तो ये एक मिड पॉइंट पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्कोर्स के बीच में। लेकिन जब हम वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी ग्रुप है, वो मीन से, जो मीन स्कोर है, जो एवरेज स्कोर है उस ग्रुप का, उससे कितना वेरी कर रहा है। ये वेरिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, जो होमोजेनिटी है ग्रुप की, वो उतनी ही कम होगी। और अगर ये वेरिएबिलिटी कम है, तो इसका ये साफ मतलब है कि जो ग्रुप है वो होमोजेनस है। सो वेरिएबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि जो भी सैंपल पॉपुलेशन है, वो यूनिवर्स पॉपुलेशन से कितनी वैरी कर रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मीन से वेरिएशन है स्कोर्स का, जो जित उसी को हम वेरिएबिलिटी के फॉर्म में देखते हैं। तो अगर हम ओवरऑल जो यूनिवर्स पॉपुलेशन है उसको देख रहे हैं, तो वहाँ से वो कितना वेरी कर रहा है, जो सैंपल पॉपुलेशन हमने लिया है वो, ये हम वेरिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इससे पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमको जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है वो भी बताने का काम करता है। अब स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेरिएबिलिटी है उसका क्या मतलब, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप या सीरीज जो है उससे मीन स्कोर का कितना डेविएशन है। मुख्य रूप से क्योंकि इस वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तो मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि ग्रुप में जो भी रिलेशन है मीन से, उसमें जो स्कोर्स हैं वो किस तरीके से स्प्रेड किए हुए हैं, ये ही हम वेरिएबिलिटी के फॉर्म में जान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे इसको समझें कि एक ग्रुप में 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने अलग-अलग मैथमेटिक्स टेस्ट में अलग-अलग स्कोर किया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि जो भी इंडिविजुअल मार्क्स मिले हैं अ, उसमें वो उन लोगों ने वो कितना और अलग सब्जेक्ट्स में स्कोर किया है, उनसे कितना वैरी कर रहा है। अदर सब्जेक्ट्स में क्या स्कोर किया है, उससे मैथमेटिक्स का जो स्कोर है वो कितना वैरी कर रहा है। तो ये है हमारा वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये जो वेरिएशंस है, इनको हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की मदद से इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो मेजरमेंट है वेरिएबिलिटी का, वो अलग अलग वैल्यूज में एवरेज वैल्यू या एवरेज स्कोर के फॉर्म में हमें मिलती है। तो वेरिएबिलिटी एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि किसी भी एक ग्रुप में जो मीन्स का स्कैटर वैल्यू है, उसको हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। किसी भी ग्रुप में अगर हाई वेरिएबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसका मतलब ये है कि जो स्कोर है वो वाइडली स्प्रेड किया गया है। और किसी भी ग्रुप में अगर लो वेरिएबिलिटी है स्कोर्स के मीन्स के बीच में, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो ग्रुप है वो स्कोर्स जो है वो मुख्य रूप से ग्रुप में एक ही जैसे हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें बिखराव या बहुत ज़्यादा वो वाइडर नहीं है। तो जब हम वेरिएबिलिटी की बात करें और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पर्पसेस हैं वेरिएबिलिटी के, उसको समझना ज़रूरी है। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो मुख्य रूप से ये जो टेस्ट है, किसी भी टेस्ट का जो एवरेज रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम एक डाटा की कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में देख सकते हैं। तो जो भी वेरिएशन है वो अगर छोटा है, जो भी वेरिएशन है वो अगर कम है, तो निश्चित तौर पे वो जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है, और जो एवरेज है वो कैरेक्टरिस्टिक बताती है उस डाटा की। इसी प्रकार से दूसरी तरफ अगर ये वेरिएशन लार्ज है, तो ये बताता है कि जो यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं है, और अनरिलायबल एवरेज बताता है। तो जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है उनका ये मुख्य रूप से एक ये पर्पस है, किस तरीके से हम जो स्कोर्स का बिखराव है, मीन से जो स्कोर्स का बिखराव है उसको हम देख सकते हैं।
इसी तरीके से मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जो है वो नेचर एंड कॉज जो है वेरिएशन का, उसको आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी मददगार हमारे लिए होती है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मदद हमारी कर सकती है। तो जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है वो और क्या क्या करते हैं और किस किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ये अब देखते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक इसका रोल है जहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा जो सेट है डेटा का, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी के फॉर्म में जो स्प्रेड हुए हैं स्कोर्स, उनके कंपैरिजन को देख सकते हैं। और इस काम के लिए जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है वो हमारी मदद करती है। इसी तरीके से मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी तमाम तरीके की जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, इनको भी फैसिलिटेट करने का काम करती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो फंक्शंस हैं वेरिएबिलिटी के, वो क्या-क्या हैं। तो अभी जैसे हमने बताया कि क्या-क्या फंक्शंस हैं इसके, तो ये 2 सेट का जो डेटा है उसकी यूनिफ़ॉर्मिटी या कंसिस्टेंसी को कंपेयर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, उनको फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। इसी तरीके से कुछ अदर स्टैटिस्टिक्स जो हैं, जैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, इनको भी कैलकुलेट करने में ये जो वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरीके से जब हम फंक्शंस देख रहे हैं वेरिएबिलिटी के, तो हम देखते हैं कि जो भी डेटा है उसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम, एजुकेशन के फॉर्म में कंपेयर करने के लिए भी हम वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एवरेज, जैसे जो भी स्कोर दिया हुआ है किसी एक ग्रुप में, जो भी स्कोर दिया हुआ है, उस स्कोर का अगर हमें मीन, मीडियन या मोड निकालना है, उसमें भी वेरिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए मददगार होता है। जैसे बार-बार मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी ये वेरिएशन है ये अगर स्मॉल है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी एवरेज हमने कैलकुलेट किया है वो रिलायबल है। लेकिन अगर ये वेरिएशन काफ़ी लार्ज है, काफ़ी जो स्कोर्स हैं वो स्कैटर्ड वे में हैं, बिखरे हुए हैं, मीन से काफ़ी वेरिएशन शो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी एवरेज है उसमें कोई एरर है। तो जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो मीन, मीडियन या मोड के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे भी ये जो वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके से हमारी मदद करता है, जिससे हम ये देख पाएँ कि जो भी एवरेज हमने कैलकुलेट किया है वो रिलायबल है या नहीं है। इसी तरीके से वेरिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें एक ये भी आइडिया देता है कि हम किस तरीके से डेटा पर जो एडवर्स अफेक्ट आ रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब बहुत सारी वेरिएबिलिटी होती है, बहुत सारा वेरिएशन स्कोर में होता है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे एक एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो डेटा पर पड़ता है। तो किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस वेरिएबिलिटी को, इस वेरिएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी वेरिएबिलिटी के फंक्शन में देखा जा सकता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से हम वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मीन मीडियन मोड का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें उसके साथ ही साथ वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी है, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि स्कोर्स के बीच में जो भी बिखराव है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, उसको वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट में समझा जा सकता है, ये बात हमने की अभी। और साथ ही साथ ये भी देखा कि और किस-किस तरीके से वेरिएबिलिटी के फंक्शंस को देख सकते हैं। तो वो भी हमने देखा कि किस तरीके से जो एवरेज निकाल रहे हैं मीन, मीडियन या मोड के फॉर्म में, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए वेरिएबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमें बताता है कि जो कैलकुलेशन हमने किया है, जो कैलकुलेटेड एवरेज है वो रिलायबल है या नहीं है या कोई एरर है। इसके साथ ही साथ जब हम सैंपलिंग करते हैं अपनी रिसर्च में, तो वहाँ पे जो भी डेटा लोगों का हमने कलेक्ट किया है, जो भी सैंपल हैं हमारे, उनका क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या इनकम है, क्या एजुकेशन है, इसके बेस पर उनको कंपेयर करने का काम भी हम वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं।
तो ये था अब तक हमारा वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं और कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी। एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को रेफर करती है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये है अ मेजर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द मीन। जो भी मीन है हमारा, उससे जो भी स्कोर्स का वेरिएशन है उसको एक तरीके से जब मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। और इसे हम एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी के फॉर्म में समझते हैं। तो जो भी यूनिट्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो एक पर जो भी डेटा है उसके लिए एक जैसी होती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी है ये ओरिजिनल यूनिट्स है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की। इस तरीके से भी हम एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी है ये वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट की तरह दो डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करने के लिए तो बहुत यूज़फुल नहीं है। लेकिन जो 2 वेरिएबल्स हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिसर्च में डिफरेंट यूनिट्स के, उनको कंपेयर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि अगर हमें ये बॉडी हाइट और बॉडी वेट की जो वेरिएबिलिटी है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में एंड केजी में है। ठीक है? तो इस तरीके से हमें देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि जो एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स को अलग-अलग यूनिट के जो 2 वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर नहीं कर पाते हैं। ये हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी इस उदाहरण में मैंने आपको बताया कि बॉडी हाइट, तो बॉडी हाइट हमारी सेंटीमीटर में होगी और बॉडी वेट हमारा केजी में होगा, किलोग्राम में होगा। तो इस तरीके से हम बॉडी हाइट और बॉडी वेट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो सेंटीमीटर और केजी में है, मतलब 2 डिफरेंट यूनिट्स में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम 2 सेट्स ऑफ स्कोर सेम यूनिट के जब एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर हम स्टैंडर्ड डिवीजन या एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत एप्रोप्रिएट नहीं होती है हमारे लिए। इसके अलावा काफ़ी वाइड यूज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन का या एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी का। तो जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं जिसमें रेंज आती है, मीन डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है और वेरिएंस आता है। तो बहुत सारे जो स्कोप है इसके, जैसे बहुत सारे जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वहाँ पर हम एब्सोल्यूट मेजर जैसे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी हमने देखा, इसी के साथ-साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव वेरिएबिलिटी का। तो रिलेटिव वेरिएबिलिटी जो है वो कुछ कभी हम इसको रिलेटिव वेरिएबिलिटी के नाम से जानते हैं और कभी-कभी हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्म में जानते हैं। तो अब ये है क्या? मुख्य रूप से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन का, उसके उस जो रिजल्ट निकल के आता है मीन को जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक परसेंटेज के फॉर्म में या एक कोशेंट के फॉर्म में होता है जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। और ये कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम मीन से डिवाइड करते हैं। तो जो रिलेटिव वेरिएबिलिटी है हमारी, ये निकल के आती है और ये परसेंटेज या क्वोशिएंट के फॉर्म में होती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो रिलेटिव मेजर्स हैं इनको हम स्टैटिस्टिकल मेथड के तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। जैसा आपको मालूम है, जैसा आपको पहले भी बताया था कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं इनके कंप्यूटेशन के लिए एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनको हम मैनुअली यूज़ करते हैं, अभी तक हम बहुत लंबे लंबे स्टैटिस्टिक्स लगाते थे और बहुत सारे उसमें
गलतियाँ भी होने की पॉसिबिलिटी होती थी। लेकिन अब एक एसपीएसएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम जो भी रिलेटिव मेजर्स हैं उनको कंप्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर की मदद से भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनके जो या पीएचडी कर रहे हैं, जिनको काफ़ी बड़े-बड़े डेटा को कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जब हम मैनुअली करते हैं तो कई बार एरर्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ उसमें हो जाती हैं और बार-बार फिर उसको रिपीट करना पड़ता है। लेकिन एसपीएसएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, उनको कंप्यूट कर सकते हैं, उनका कंप्यूटेशन हमारे लिए हो गया है, जिससे कि ये रिसर्च वर्क जो है वो काफ़ी आसान, आज नए समय के जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो गया है। अब अगर जो ये जब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेरिएबिलिटी की, तो यहाँ पर अगर लो वैल्यू है, रिलेटिव वेरिएबिलिटी अगर एक लो वैल्यू शो कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्मॉल है जब हम मीन के मैग्नीट्यूड से उसको कंपेयर करते हैं तो। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव वेरिएबिलिटी का। तो हमने एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी देखी, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से 2 डिफरेंट यूनिट्स के जो वेरिएबल्स एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, उनको मेज़र हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने रिलेटिव वेरिएबिलिटी देखी, जहाँ पे हमने देखा कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं, तो रिलेटिव जो वेरिएबिलिटी है, ये हमें मिलती है। अब इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम मेजर्स जो हैं वेरिएबिलिटी के, उनकी बात शुरू करते हैं। तो मेजर्स जो भी वेरिएबिलिटी के हैं उनको मुख्य रूप से साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स जो भी हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम मुख्य रूप से 5 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है हमारा रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है मीन डेविएशन जिसको हम एवरेज डेविएशन के नाम से भी जान सकते हैं, चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन और पांचवा है वेरिएंस। तो इस तरीके से मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को हम ये 5 जो साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स हैं इनके फॉर्म में समझ सकते हैं, इनके फॉर्म में इसे हमें स्टडी करने की ज़रूरत होती है। अब एक-एक करके ये जो 5 टाइप्स हमने यहाँ पे अभी देखे हैं, इनको हम एक-एक करके देखते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले हम रेंज से शुरू करते हैं। रेंज पहला टाइप है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का। तो रेंज सबसे पहले देखेंगे कि है क्या। रेंज मुख्य रूप से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर का किया गया है उसके हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर के बीच के का जो डिफरेंस है उसे हम रेंज के फॉर्म में समझ सकते हैं। यानी कि कोई भी स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास में है तो सबसे पहले उसकी रेंज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हाईएस्ट स्कोर हम देखेंगे और फिर उसका लोएस्ट स्कोर हम देखेंगे और हाईएस्ट स्कोर में से जब हम लोएस्ट स्कोर को माइनस करेंगे उसका जो डिफरेंस आएगा वही हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप का रेंज बताने का काम करेगा। तो इस तरीके से हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी यही होगा, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। इस तरीके से किसी भी स्कोर की किसी भी ग्रुप में जो तमाम सारे ग्रुप में स्कोर्स दिए हुए होते हैं उनकी रेंज हम पता कर सकते हैं। जो ये रेंज है ये वेरिएबिलिटी का एक रफ मेजर है, क्योंकि ये आपको सिर्फ ये बताता है कि जो भी एक्सट्रीम स्कोर्स हैं वो कितने फैले हुए हैं, यही बताता है। ये किसी और स्कोर के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको बताने का काम नहीं करता है। जैसे हम ये देखें कि रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है अगर 4, 10, 12, 20, 25, 50, तो ये क्या होगा, 50 इसमें देखिए हमारी हाईएस्ट रेंज है और 4 इसमें हमारी लोएस्ट रेंज है। तो हम 50 माइनस 4 कर देंगे तो क्या होगा, हमारी रेंज पता चल जाएगी। ये क्या हो गया, हमारी रेंज हमें पता चल गई। ठीक है, तो ये हमें हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट स्कोर को माइनस कर दिया और 46 जो आया ये हमारी रेंज हमें पता चल गई। तो ये एक रफ मेजर देता है हमारी वेरिएबिलिटी का।
इसके कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। तो जो मेरिट्स की बात जब हम करते हैं तो हमें देखते हैं कि ये सबसे आसान तरीका है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, और ये डायरेक्ट आपको मीनिंग भी बताने का काम करता है। तो ये सबसे आसान तरीका है, एक इसकी मेरिट है ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत आइडियल है जब भी हम प्री वर्क करते हैं किसी भी और सर्कमस्टेंसेस में, जहाँ पे जो प्रिसिशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो जो रेंज है वो क्या है, आइडियल मानी जाती है। दूसरा ये है, इसकी जो मेरिट है वो ये है कि ये काफ़ी यूज़फुल है उस केस में जहाँ पे पर्पस जो है वो क्या है, सिर्फ एक्सट्रीम वेरिएशन को फाइंड आउट करना ही हमारा पर्पस है। जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ये जो एक्सट्रीम वेरिएशन है, इनको अगर हमें पता करना है तो ये काफ़ी यूज़फुल हमारे लिए मानी जाती है। अब देखिए, जैसे टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो रेंज हमें पता चलती है। रेंज जो है वो जो भी टेस्ट्स हैं, स्मॉल सैंपल पर जो टेस्ट्स हम अप्लाई करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है। जो लार्जर सैंपल्स हैं उनके लिए रेंज बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती है, लेकिन जो ऐसे टेस्ट्स हम हैं जहाँ पर हम स्मॉल सैंपल्स पे उनको अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे रेंज काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसी तरीके से जो रेंज है वो कई डाइवर्स एरियाज में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो रेंज है वो जो स्मॉल फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है या रेट ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पर हम रेंज को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से रेंज डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डेली सेल्स इन अ ग्रोसरी स्टोर या मंथली वेजेस इन अ फैक्ट्री, ठीक है, इस तरीके की डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी हम रेंज को यूज़ कर सकते हैं। रेंज वेदर फोरकास्ट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि जो वेरिएशन है किसी एक दिन में, टेम्परेचर का जो भी वेरिएशन है, वहाँ पे भी रेंज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो कि सिर्फ एक्सट्रीम स्कोर्स जो है, टोटल स्प्रेड ऑफ द स्कोर्स जो है, वहाँ पे जो एक्सट्रीम स्कोर्स है उनको कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। वहाँ पे भी रेंज जो है वो काफ़ी यूज़फुल मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी के फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रेंज जो है वो तमाम सारे जो स्कैटर्ड डेटा हैं उनमें भी काफ़ी अप्रोप्रिएट वेरिएबिलिटी, जो मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी है, ये माना जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रेंज को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसा आपको बताया कि स्मॉल ग्रुप में जब हम सैंपल लेते हैं और स्मॉल ग्रुप्स में हम टेस्ट्स को एडमिनिस्टर करते हैं तो रेंज हमारे लिए बड़ी यूज़फुल होती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जब हमारे लार्ज ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर रेंज हमारे लिए बहुत यूज़फुल नहीं होती है। दूसरा जो मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी है वो है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो आप देखें तो आप समझेंगे कि जैसे हम मीडियन की बात करते थे, तो मीडियन में क्या था, जो मिड स्कोर था वो पता हम करते हैं। मीडियन में हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है स्कोर का, वहाँ पे जो मिड स्कोर है उसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं। उसी तरीके से जब हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी डेटा मिडिल में है ना? जो भी डेटा मिडिल में है, जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर जो डेटा मिडिल में है, उसके लिए हमें दूसरे मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और जिसे हम क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से जानते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन मुख्य रूप से किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये मुख्य रूप से स्टेबल सेंट्रल पोर्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, वहाँ पर डिपेंड करता है। और क्वार्टाइल डिवीएशन के बारे में एक और बात बहुत ज़रूरी है समझनी, कि जो भी स्केल के डिस्टेंस है वहाँ पे 75th और 25th परसेंट जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो स्केल में हम देखते हैं। तो जो क्वार्टाइल डिवीएशन है वो हाफ है स्केल डिस्टेंस का बिटवीन 75th एंड 25th परसेंटेज इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से क्वार्टाइल डिवीएशन को हम समझ सकते हैं। जो भी एंटायर डेटा है, जब हम 75% और 25% की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एंटायर डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें अगर, तो क्या होगा, ईच पार्ट
जो है वो 25% की जो वैल्यू है वो कंटेन करेगा। तो इस तरीके से हम क्वार्टाइल डिविएशन को समझ सकते हैं। गिलफोर्ड की बात करते हैं। गिलफोर्ड ने जो क्वार्टाइल डिविएशन है उसके बारे में बताया कि जो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो 1/2 रेंज है मिडिल 50% ऑफ द केसेस की। और इन डेफिनेशंस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो क्वार्टाइल डिविएशन है वो Q1 एंड Q3 के बीच की डिस्टेंस बताने का काम करता है। Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वार्टाइल मीडिएशन है ये हमें इस तरीके से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बताने का काम करता है। और जो क्वार्टाइल डिविएशन है, जैसा आपको भी पहले बताया मैंने, ये मीडियन से काफी क्लोजली रिलेट करता है, क्योंकि मीडियन भी क्या है, मिड नंबर बताने का काम करता है। और ये भी Q1 एंड Q3 जो एग्जैक्ट पोजीशन है Q1 एंड Q3 की वो बताएगा। जैसे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में 75% डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो जो 75th है और जो 25th पोजीशन है ये बताने का काम करता है। हम ये देखते हैं कि जो मीडियन और क्वार्टाइल डिविएशन की प्रॉपर्टीज हैं वो भी कॉमन है। जो दोनों ही जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे जब रेंज की बात कर रहे थे, तो रेंज क्या है, वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन जो क्वार्टाइल डिविएशन है ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड नहीं होते हैं। और जब हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं दो क्वार्टाइल्स के, जो Q1 एंड Q3 है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो हम इसको कहते हैं Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू मीडियन। इसका मतलब जो मीडियन है वो क्वार्टाइल डिविएशन के 50% जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है डेटा की उसको कवर करने का काम करता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्वार्टाइल डिविएशन है वो प्रोबेबल एरर के फॉर्म में जाना जाता है। जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ओपन क्लास है तो वहाँ पे जो क्वार्टाइल डिविएशन है वो इकलौता ऐसा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है जिसको कंप्यूट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये क्वार्टाइल डिवीजन जो है वो जो एग्जैक्ट पोजीशन है स्कोर्स में वो बताने का काम करता है। और कुछ कुछ मेरिट्स इसकी हैं, क्या मेरिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं। तो क्वार्टाइल डिवीजन जो है वो काफ़ी बेटर मेज़र करता है वेरिएबिलिटी को रेंज के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो 50% डेटा है उसको लेके उसकी जो पोजीशन है वो बताने का काम करता है। जबकि रेंज में क्या है, हम सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो देखने का काम करते थे। सो क्वार्टाइल दूसरी जो इसकी क्वालिटी है, जो मेरिट है, वो ये है, जैसा आपको अभी बताया था कि ये एक्सट्रीम स्कोर से अफेक्टेड नहीं होता है। है? तो जो बिगिनिंग में ही 25% डेटा होता है और जो 75% डेटा होता है, वहां पर क्वार्टाइल डिविएशन Q1 एंड Q3 की जो पोजिशन है वो बताने का काम करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो क्वार्टाइल डिविएशन है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओपन एंड क्लास में जितने भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर भी इकलौता ऐसा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन एंड क्लास में कंप्यूट कर सकता है। तो इतनी सारी मेरिट्स के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्वार्टाइल डिवीजन की, जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा आपको बताया कि जो मिडिल 50% वैल्यू होती है किसी भी डेटा की, जो स्कोर्स दिए हुए हैं, वो वैल्यू जो है वो क्वार्टाइल डिवीजन कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस है उस पर ये बेस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ जो मिडिल 50% वैल्यू है उसी पर फोकस कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये एक स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं है। दूसरा जो इसका लिमिटेशन है वो ये है कि जो सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन होता है उससे क्वार्टाइल डिवीएशन की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से अफेक्टेड होती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल का, मिडिल 50% जो ऑब्जर्व वैल्यूज है वहाँ पर वो क्वार्टाइल डिवीजन उससे अफेक्टेड नहीं होता है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या इसकी मेरिट्स और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। दूसरी तरफ क्वार्टाइल डिवीजन के क्या-क्या यूजेस हैं, जब हम ये देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी कम और एक्सट्रीम स्कोर्स का कंटेन करता है और जो मीडियन है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और जो प्राइमरी इंटरेस्ट है क्वार्टाइल डिविएशन का वो क्या है, वो कंसंट्रेशन जो है मीडियन के अराउंड उसको डिटरमाइन करने के लिए क्वार्टाइल डिविएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में हमने रेंज देखा, क्वार्टाइल डिविएशन देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन क्या है? तो दो मेजर्स का जो वेरिएशन है रेंज एंड क्वार्टाइल डिवीएशन में, जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया है। सो यहाँ पर ये नहीं बताते हैं, ये मिड वैल्यू को तो बताने का काम करते हैं या बीच का जो डिफरेंस है दो वैल्यूज का स्कोर्स का वो बताने का काम करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जो डेटा स्कैटर्ड है उनकी सेंट्रल वैल्यू क्या है। ये बताने का काम क्वार्टाइल डिवीएशन या रेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें मीन डिवीएशन या एवरेज डिवीएशन की ज़रूरत होती है। ये नहीं बताते हैं कि जो भी वैल्यूज़ हैं एवरेज से वो कितनी फार हैं, है ना, हाउ फार द वैल्यूज आर फ्रॉम देयर एवरेज, वो अपने एवरेज से कितनी दूर तक स्कैटर्ड है, ये बताने का काम क्वार्टाइल डिवीएशन या रेंज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसके लिए हमें मीन डिवीएशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम वेरिएशन को मेज़र करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी ये है कि ये देखें कि किस जो भी एक डेटा दिया हुआ है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है, और इसके लिए हमें एवरेज डेविएशन की ज़रूरत होती है। सो इससे पहले कि हम एवरेज डेविएशन की बात करें हमें डेविएशन को जानना ज़रूरी है। सो डेविएशन क्या है? डेविएशन स्कोर ये बताने का काम करता है, जो भी लोकेशन है स्कोर की उसको बताने का काम करता है कि जो मीन है उससे कितना हाई और कितना लो, या आप ये कह सकते हैं कितना अबव और कितना बिलो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। जो भी स्कोर्स हैं उनका जो मीन है, जो मीन पॉइंट है, उससे अबव कितने स्कोर्स लोकेटेड हैं और उससे बिलो कितने स्कोर्स लोकेटेड हैं, ये डेविएशन ये बताने का काम करता है। तो मीन डेविएशन का मतलब ही यही हुआ कि मीन स्कोर से जो अदर स्कोर्स हैं वो कितने डेविएटेड हैं, ये हम पता करने का काम मीन डेविएशन के थ्रू करते हैं। तो जो डेविएशन स्कोर है उसको हम एक्स मीन, कैपिटल एक्स मीन के तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ईच जो रॉ स्कोर है उसके मीन को उससे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो डिविएशन स्कोर है उसकी पोजीशन हमें पता चलती है। तब हम ये देख पाते हैं कि जितने भी स्कोर्स हैं वो अपने मीन से, जो मीन वैल्यू है उससे कितने डेविएटेड हैं। और इसके साथ-साथ ये भी देखें कि जो ये एवरेज मीन है, ये एक सेंट्रल वैल्यू है और कुछ डेविएशंस पॉजिटिव होते हैं और कुछ डेविएशंस नेगेटिव होते हैं। तो जो मीन डेविएशंस है, वो जो साइन है डेविएशन के पॉजिटिव या नेगेटिव के, उसको इग्नोर करता है और ये सारे ही डेविएशंस को पॉजिटिवली कंसिडर करता है। तो लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जो भी मीन से डेविएशन होता है वो कुछ पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव होता है। लेकिन ये मीन डेविएशन में ये जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव का वो उतना मैटर नहीं करता है। तो ये सारे ही डेविएशंस को पॉजिटिवली कंसिडर किया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सम है ऑल डेविएशंस का, मीन से जो भी डेविएशन है उनका जब हम सम करते हैं तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एवरेज डेविएशन है या जो मीन डेविएशन है, इसकी जो अर्थमेटिक है वो डिफरेंस बताने का काम करती है, डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द एवरेज, जो भी एवरेज से डिफरेंस है मीन का वो बताने का काम करती है। तो ये जो अर्थमेटिक मीन है इसको हम जो एवरेज है वो अर्थमेटिक मीन के का हो सकता है या मीडियन के फॉर्म में भी उसको कैलकुलेट किया जा सकता है।
और ये एक ऐसा मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी है जहाँ पे जितना भी स्कोर्स में वेरिएशन है डेटा का मीन से, उसको ये बताने का काम करता है। फिर वो सेम यूनिट के हैं या डिफरेंट यूनिट के हैं रॉ स्कोर्स में, उससे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके क्या मेरिट्स हो सकती हैं या क्या डिमेरिट्स हो सकती हैं? तो जो भी ये एवरेज डेविएशन या जो मीन डेविएशन की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है और इसको कंप्यूट किया जा सकता है। और ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं लाइक रेंज या क्वार्टाइल डिवीएशन की तरह नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्कोर को या पर्टिकुलर ग्रुप को ही कंसिडर कर रहा है। ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सब पर बेस करता है और ये एक एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। यानी यानी कि ये डेविएशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मीन से जो भी डेविएशन है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के फॉर्म में जाना जाता है। और जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनसे ये काफ़ी कम अफेक्टेड होता है। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब हम मीन एवरेज डिविएशन की या एवरेज डिविएशन की बात करते हैं। और ये जो है ये एवरेज पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बेटर मेज़र है जो भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको कंपेयर करने के लिए। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट उनको कंपेयर करने के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेज़र जो है वो माना जाता है। अब कुछ लिमिटेशन देखेंगे जब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन को, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि चूंकि हम प्लस और माइनस के जो साइन हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो मैथ में इस तरीके की जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन की, उसकी वजह से इसको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से इसको हम सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पर इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि इसमें हम प्लस या माइनस का जो साइन है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है डेविएशन में, और सारी ही वैल्यूज़ को प्लस के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। तो इस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी की वजह से इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो ओपन एंडेड क्लासेस होती हैं, जो ओपन एंड क्लासेस हैं, वहाँ पे भी हम अर्थमेटिक डेविएशन को कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो सैंपल साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए टेंड करता है। इट टेंड्स टू इंक्रीज विद द साइज ऑफ द सैंपल। तो जो भी सैंपल साइज है उसके साथ आगे बढ़ता है। और क्या यूजेस हैं एवरेज डेविएशन के, वो भी देख लें कि जो भी इसकी वेट है डेविएशन का, जो भी साइज है मीन का उससे कितना डेविएंट है वो हम देखते हैं, तो उसके लिए हमें एवरेज डेविएशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अनड्यूली इन्फ्लुएंस करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स, ठीक है। लेकिन जब हम मीडिएशन की या एवरेज डेविएशन की बात करते हैं तो ये एक्सट्रीम स्कोर्स से अफेक्टेड नहीं होते हैं, और इनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्कोर से वो इट्स नॉट नियर टू नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल नहीं होता है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो भी एवरेज डिविएशन है उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी तक हमने रेंज की बात की, क्वार्टाइल डिविएशन की बात की, और हमने इसके साथ ही साथ मीन डिविएशन या एवरेज डिविएशन की बात की। अब नेक्स्ट जो आपके साथ डिस्कस करना है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो वर्ड है ये सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने 1894 में इसको यूज किया था, और ये एक ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस नहीं, एक सिग्मा का सिंबल होता है, उससे इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक काफ़ी जो यूज़फुल प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो ये है कि ये अदर वेरिएंस की तरह सेम यूनिट के डेटा को एक्सप्रेस करने का काम करता है।
हुँ? जो भी सेम यूनिट के डेटा हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के डेटाज़ हैं, उनको उनमें ये वेरिएशन को कैलकुलेट नहीं कर पाता है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हुई थी, जैसे जब हाइट या वेट की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर में है, दूसरा केजी में है, तो इसको हम यहाँ पे वेरिएबिलिटी को असेस नहीं कर पाएँगे। काफ़ी वाइड स्कोप है इसके अलावा इस मेथड का। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये एवरेज ऑफ डिस्टेंस को बताने का जो भी स्कोर है, ओवरऑल जो स्कोर है, वहाँ से एवरेज ऑफ डिस्टेंस को बताने का काम करता है। तो जितने भी स्कोर्स हैं मीन के आसपास में जो है, उनका क्या एवरेज ऑफ डिस्टेंस है उस मीन के स्कोर से, वो इंडिकेट करने का काम ये स्टैंडर्ड डिवीजन के थ्रू किया जाता है। और ये काफ़ी, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात हम करते हैं, फ्रॉम ऑफ ऑल द स्कोर्स फ्रॉम द मीन। तो मीन से जितने भी जो स्कोर्स हैं वो डेविएंट हैं, उनको हम स्टैंडर्ड डिवीजन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। और ये साथ ही साथ रूट मीन स्क्वायर डिवीजन के फॉर्म में भी जाना जाता है। मंगल ने 2002 में इसको कैसे डिफाइन किया, इसको बताया एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस ऑफ ईच स्कोर फ्रॉम द मीन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन इस तरीके से जो भी वेरिएबिलिटी है उसका सबसे स्टेबल और रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी माना जाता है। और इसको वाइडली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ ये बेस्ट मेज़र है वेरिएबिलिटी का। और जो भी मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं। ये जितने भी ऑल ऑब्जर्वेशंस हैं डेटा के, उन पर बेस करता है। ये एक्यूरेट एस्टिमेशन देता है। जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर होती है, जब भी हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे एक्यूरेट एस्टिमेट करने का काम करता है पॉपुलेशन पैरामीटर को। और ये बहुत कम अफेक्टेड होता है सैंपल फ्लैक्चुएशंस से। तो जैसे पहले हमने देखा था कि जो एमडी है वो सैंपल फ्लक्चुएशन या जो क्वार्टाइल डिविएशन है वो सैंपल फ्लक्चुएशंस से बहुत तेजी से अफेक्टेड होते थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये सैंपल फ्लक्चुएशन से लीस्ट अफेक्टेड होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं। एंड इसके साथ ही साथ जो भी कैलकुलेशन करना है स्टैंडर्ड डिविएशन को कंबाइन करके, वो हम कर सकते हैं, जो कि अदर मेजर्स के साथ में पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही साथ जब हम फर्दर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं एसडी के बेसिस पर, तो वहाँ पे हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारी जो क्वालिटीज़ हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की, वो हमारे सामने देखने में आती हैं। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस की भी बात करनी ज़रूरी है, तो कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि क्या है। तो सबसे जो एक डिफ़िकल्ट चीज़ है वो क्या है कि इसको अदर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की तरह कंप्यूट करना डिफ़िकल्ट होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक बड़ी लिमिटेशन है कि इसको हम जैसे मीन, मीडियन, मोड है सेंट्रल टेंडेंसी में, या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में जैसे क्वार्टाइल डिविएशन है, रेंज है, उसको ईज़िली कंप्यूट कर लेते हैं। लेकिन ये जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, इसको कंप्यूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। इसके अलावा एक और लिमिटेशन ये है कि जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन को दिए हुए वेट से एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ, या जो कम है, लेस वैल्यू है या एक्सट्रीम वैल्यू है, उसकी तरफ ले जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब जो डेविएशंस हैं, उनको स्क्वायर कर देता है। अब स्क्वायर्ड करने का मतलब क्या हो गया कि वो स्मॉल डेविएशंस से स्मॉल हो जाते हैं। जैसे डेविएशन 2 एंड 10 अगर ये यहाँ पे है तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:5। बट देयर स्क्वायर 4 एंड 100 आर, जब ये 4 एंड 100 का जब रेशियो देखेंगे तो वो क्या होगा, 1:25। तो इस तरीके से जब हम नॉर्मल स्कोर्स का डेविएशन देखते हैं तो वो अलग है।
है ना? लेकिन जब हम इसके जो स्क्वायर कर देते हैं इसको और उसका वेरिएशन देखते हैं तो वो काफ़ी स्मॉल दिखता है। जैसे अभी बताया कि 2 एंड 10 का अगर हम स्क्वायर में डेविएशन करेंगे तो 1:5 होगा, लेकिन जब हम इसी को स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 10 का जो स्क्वायर हो गया वो क्या हो गया 100 हो गया। तो उसका जब हम डेविएशन देखते हैं तो वो 1:25 आया। तो इस तरीके से ये एक मैथमेटिकल एरर है स्टैंडर्ड डेविएशन में जो कि प्रॉब्लमैटिक होती है। इसके अलावा क्या यूजेस हो सकते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका कि जहाँ पे भी हमें एक्यूरेट मेज़र की ज़रूरत होती है, जब हम मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मोस्ट रिलायबल और एक्यूरेट मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी है उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में जानते हैं। तो जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल या नियर टू नॉर्मल है वहाँ के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन को रिकमेंड करते हैं। इसके साथ ही साथ जो फर्दर स्टैटिस्टिक्स है जैसे आपको पहले भी बताया है कि जैसे कोरिलेशन है या रिग्रेशन है या टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस है वहाँ पर इसको कंप्यूट किया जा सकता है। इस तरीके से हमने देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएंस। अभी जो वेरिएंस टर्म है ये जो स्क्वायर है स्टैंडर्ड डिविएशन का उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है। सबसे पहले ये समझ लें कि वेरिएंस है क्या। ये वेरिएंस क्वार्टाइल जो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है उसको बताने का डिस्क्राइब करने का काम करता है। और आर ए फिशर ने 1913 में सबसे पहले वेरिएंस जो टर्म है उसको फाइंड आउट किया था, उसको ढूंढा था और उस पे बहुत सारा काम शुरू किया था। जो कॉन्सेप्ट है वेरिएंस का वो क्या है कि ये काफ़ी इसकी ग्रेट इम्पोर्टेंस है जब हम जो सेवरल पार्ट्स हैं स्कोर्स जो है उनको स्प्लिट करके स्टडी करते हैं तो वहाँ पर वेरिएंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वेरिएंस क्या है? वेरिएंस बेसिकली एक मेजर है जो कि सेट ऑफ डेटा में जो भी वेरिएबिलिटी है मीन वैल्यू के इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग्स में जो भी वेरिएबिलिटी है जो भी उसको बताने का काम करता है कि जो भी मीन है जो अदर स्कोर्स हैं वो मीन से कितने डेविएटेड हैं कितने फैले हुए हैं ये बताने का काम करता है। और एक ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है कि जो एवरेज स्क्वायर डिविएशन है मीन से उसको भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरिएंस या जो मीन स्क्वायर है वो मुख्य रूप से जो इंडिविजुअल स्कोर्स हैं मीन्स के आसपास उनको बताने का काम करता है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कि मीन क्या है मीन ऑफ द स्क्वायर डिविएशन ऑफ स्कोर्स। और वेरिएंस को हम कैपिटल वी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैपिटल वी इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर। तो ये हमारा वेरिएंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएंस को समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस में जैसे ये जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है जो एल्जेब्रिक स्टडी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड नहीं होता है लेस इरेक्टिक होता है। और इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो है कि ये अंडरस्टैंड करने में और कैलकुलेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। और ये हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू को ग्रेटर वेट देने का काम करता है। तो इसके पहले जैसे हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक्सट्रीम वैल्यू जो है उसको उससे अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं यहाँ पर वेरिएंस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यू जो है उसको वेट देता है, ठीक है? तो ये है हमारे वेरिएंस की बात हमने की। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि जो भी डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है उनको कैसे कंप्यूट किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्कोर्स होता है वहां पे कैसे इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो रेंज आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोएस्ट स्कोर है उसके डिफरेंस से हम रेंज को कैलकुलेट या कंप्यूट कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू H माइनस 1।
तो जैसे अगर कई सारे स्कोर्स दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहले हमें हाईएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर हमें लोएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें रेंज बताता है। इसके अलावा क्वार्टाइल डिविएशन की जब बात करते हैं हम, तो क्वार्टाइल डिविएशन में फॉर्मूला क्या है, क्यूडी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डी क्वार्टाइल डिविएशन, और इसको हम बताते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डेटा है, और Q1 क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डेटा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम क्वार्टाइल डिविएशन को कंप्यूट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल है डेटा का और Q3 थर्ड क्वार्टाइल है डेटा का। तो इस तरीके से हम क्वार्टाइल डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली, या कंप्यूट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। एसपीएसएस से भी अगर आप इसको कर रहे हैं तो वहां पे भी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि मोस्ट स्टेबल मेजर माना जाता है और रिसर्चेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टैटिस्टिक है, ठीक है। उसको हम कैसे, जो ग्रुप्ड डेटा है या जो अनग्रुप्ड डेटा है, दोनों पे ही हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ग्रुप्ड डेटा होगा तभी हम कर पाएंगे, अनग्रुप्ड डेटा है तो वहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला ध्यान में रखना जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूला क्या है, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एन क्या है यहाँ पर, एन टोटल स्कोर है ना, एन जितना भी टोटल स्कोर है वो है यहाँ पे। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, जो भी मीन निकाला है हमने, सारे मीन को हम सम कर देंगे तो हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। तो अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, जितने भी मीन अलग अलग हैं, एवरेज वैल्यूज हैं, उन सारी एवरेज वैल्यूज को सम करके एन से डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी मिल जाएगा। ग्रुप्ड डेटा के लिए तो हम एसपीएसएस के थ्रू कंप्यूट कर ही सकते हैं, अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी हम इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करके स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स में हम किस तरीके से जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है वहाँ पर रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मुख्य रूप से किस तरीके से इसको असेस कर सकते हैं। रेंज सबसे सिंपल है, अनग्रुप्ड डेटा होता है, इसको देखने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए अनग्रुप्ड डेटा होता है। जैसे सपोज 50, 45, 42, 46, 55, 54 ऐसे करके अगर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, जैसे ये कह सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं कि उन्होंने हिस्ट्री में कितने नंबर ऑब्टेन किए, और वो मार्क्स अगर आपको दिए हुए हैं और उसमें अगर रेंज पता करनी है, तो जैसे हमने हाईएस्ट स्कोर क्या है वो देख लिया। सो मान लीजिए जो हाईएस्ट स्कोर है 10 बच्चों के जो भी मार्क्स हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो उसमें हमने हाईएस्ट स्कोर देखा तो वो 64 है अगर, तो 64 हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो गई, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो भी देखेंगे, वो मानिए 42 है हमारी, तो 42 हमारी लोएस्ट वैल्यू हो गई। अब हम जो फॉर्मूला है रेंज का हमारा वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू H माइनस L। H मीन्स हाईएस्ट स्कोर, L मीन्स लोएस्ट स्कोर। तो 64 माइनस 42 क्या आया, 22। तो जब 64 में से 42 को माइनस करेंगे तो 22 आएगा, और 22 हमारा क्या हुआ, रेंज हुआ, जो रेंज हमें मिली वो हुई 22। तो इसी तरीके से जो अनग्रुप्ड डेटा है, जैसे स्कोर्स हैं बच्चों के या और भी हाइट्स हैं या और चीज़ें हैं, उनका जो रेंज पता करना है वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू पता कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बार और आपको बता रही हूँ कि जो क्वार्टाइल डिविएशन है वो कैसे देख सकते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला वैसे बहुत सिंपल है,
अगर इसको सही तरीके से समझ लें तो क्वार्टाइल डिवीजन में Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब जहाँ पे Q3 और Q1 क्या है, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल है डेटा का और Q3 थर्ड क्वार्टाइल है डेटा का। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्वार्टाइल डिवीजन को हम इजीली कंप्यूट कर पाएंगे, इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कंप्यूटर्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि हमने आपको अभी मैंने बताया कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है अनग्रुप्ड डेटा के लिए, वो है एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, जहां पर जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो सारी मीन्स को सम करके वैल्यू मिलेगी और जो एन है वो टोटल स्कोर कितना है, कितने स्कोर्स है हमारे पास, 10 लोगों का डेटा है, 20 लोगों का डेटा है, वो हमें एन से पता चलता है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर स्टैटिस्टिक्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।